नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। मैं ये पॉलिटिकल साइंस का एमवीबीआई और वीबीआई क्वेश्चन का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। और इसमें हम 3 पार्ट का और 5 पार्ट का एमवीबीआई और वीबीआई क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होगा आपका इंदिरा गांधी से रिलेटेड होगा और कांग्रेस से रिलेटेड होगा दोस्तों। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल का भी रहेगा बात दोस्तों। तो ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप ज़रूर इस क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, आप ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे दोस्तों। तो चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है, नेहरू के बाद कांग्रेस में लोकतांत्रिक उत्तराधिकारी का वर्णन करें। यानी 1952 के आम चुनाव से लेकर 1964 तक नेहरू जी कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहे। उनके मरने के बाद कांग्रेस में कोई उनके जैसा प्रभावशाली नेता नहीं था। तो फिर जाके क्या हुआ, कामराज अध्यक्ष था कांग्रेस का उस समय। तो लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। फिर लाल बहादुर शास्त्री भी 66 में मर जाते हैं। उनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है दोस्तों। इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन में। देखिए क्या होता है कि नेहरू के बाद कांग्रेस में लोकतांत्रिक उत्तराधिकारी का वर्णन करें। उत्तराधिकारी का वर्णन करें दोस्तों। नेहरू कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत नेता थे। मतलब कि जब ये 1952 के आम चुनाव से लेकर 1964 तक जब जीते थे तो इनके जैसा कोई कांग्रेस में नेता नहीं था। किनके जैसा? नेहरू के जैसा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जैसा दोस्तों। इनके जैसा नेता नहीं था। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद, यानी 1964 में ये मर गए नेहरू जी। 1964 में मृत्यु के बाद यह सवाल पैदा हुआ कि किसे उत्तराधिकारी बनाया जाए। यानी अगर किसी पार्टी का नेता मर जाएगा, प्रधानमंत्री मर जाएगा, तो कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। तो वहां पर तो कोई इनके जैसा मजबूत नेता था नहीं, तो आखिर किसको बनाया जाए? पुराने नेताओं में मोरारजी देसाई और जगजीवन राम और गुलजारी लाल नंदा, ये लोग का चाहते थे कि हम ही प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन उस समय कामराज अध्यक्ष था। कामराज कहा नहीं, आप लोगों को नहीं बनना है, इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन ये खुल कर नहीं आए थे कि हम ही प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन इनके मन में चल रहा था कि हम ही को प्रधानमंत्री बना देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को उत्तराधिकारी बना दिया। लगभग 1.5 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद अब लाल बहादुर शास्त्री ये भी मर गए। कब? 66 में, 1966 में। पुनः वही सवाल पैदा हुआ, फिर से सवाल पैदा हुआ कि अब किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस बार मोरारजी देसाई खुलकर मैदान में आ गया। वहां भी मोरारजी देसाई चाह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। फिर वहां पर तो थोड़ा शांत स्वभाव के थे, लेकिन यहां पर खुलकर आ गए कि मोरारजी देसाई कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री क्या किया जाए, बनाया जाए। खुलकर मैदान में कूद पड़े। लेकिन पार्टी अध्यक्ष ने, उस समय वही पार्टी कामराज जी हैं, इंदिरा गांधी को उत्तराधिकारी बनाया और दोनों अवसरों पर सारा काम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। और इंदिरा गांधी 1966 के बाद से प्रधानमंत्री बन गई कांग्रेस में दोस्तों। तो इसी को कहते हैं नेहरू के बाद के कांग्रेस के लोकतांत्रिक उत्तराधिकारी का वर्णन करें। तो यही हमारा अब 71 से 77 तक ले कौन रही? 71 से 77 तक इंदिरा गांधी रही। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कांग्रेस व्यवस्था की पूर्ण स्थापना का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, कोई भी दूसरी पार्टी इनके आसपास भी पार्टी के पास नहीं आई। यानी मजबूत बहुमत के सरकार बनाती थी। लेकिन इनके जैसा अब कांग्रेस में नेता नहीं रहा। और लाल बहादुर शास्त्री भी आए तो 1.5 साल में ही मर गए। अब फिर जब उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो कांग्रेस में के ही लोग ने अंदरूनी चाल चलने लगा। इस वजह से कांग्रेस का धीरे धीरे पतन होने लगा। तब विभिन्न जगहों पर
पहले राज्य में भी इसी का सरकार होता था, लेकिन अलग अलग क्षेत्रीय दल उत्पन्न हो गए और उनका सरकार बन गया। आइए इसको पढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में रही, सबको का पता है। अर्थात 1952 से 1964 तक के नेहरू जी के समय कांग्रेस बहुत मजबूत थी। यानी 1952 से लेकर 1964 तक नेहरू जी के समय कांग्रेस बहुत मजबूत थी। लेकिन 1964 में नेहरू के मृत्यु के बाद उसके पास चमत्कारी नेता नहीं थे, चमत्कारी नेता नहीं रहा। इसलिए 1967 के चुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। क्या केंद्र में हारी थी? नहीं, राज्य में हारी थी दोस्तों। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार बनी रही, लेकिन राज्यों में दल बदल के कारण, किसके कारण? दल बदल के कारण। मैं फर्स्ट वीडियो में दल बदल बता दिया था दोस्तों। दल बदल के कारण सरकारें गिरी, कांग्रेस विरोधी पार्टियां एवं गुटों में एकजुट होकर कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, अब दूसरा जो विरोधी पार्टी थी एकजुट होकर कांग्रेस को हराने का काम कर रही थी। जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा में अपनी सरकारें बना ली। कौन? क्षेत्रीय दल बना लिए। लेकिन 1971 के चुनावों में कांग्रेस को पुनः विशाल बहुमत मिला। कब? 1971 में। इसी में गरीबी हटाओ के नारा लाई थी और उसी के वजह से इसको वोट मिला था और फिर से यह सरकार, कांग्रेस की सरकार बहुमत में आ गई दोस्तों। तो इसी को कहा जाता है कांग्रेस व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। चुनाव में कांग्रेस को पुनः विशाल बहुमत मिला और केंद्र में उसकी सबल सरकार बनी और एक बार फिर से सारे देश में कांग्रेस प्रभुत्व शामिल हो गया। राज्य में भी कांग्रेस जीत गई चुनाव, हर राज्य में इसी का सरकार बन गया। तो इसी को कहते हैं कांग्रेस का पूर्ण स्थापना। यानी कांग्रेस 52 से लेकर 64 तक तो बहुत बढ़िया था, लेकिन 67 में थोड़ा गड़बड़ाया, अब फिर 71 में आ गया, फिर 1971 में और फिर ताकतवर पार्टी बन के सामने आ गई दोस्तों इंदिरा गांधी के समय में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मैं पिछला का स्क्रीनशॉट नहीं बोला था, आप ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ की राजनीति का अर्थ स्पष्ट करें। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आपको पता होगा दोस्तों। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था दोस्तों। और इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारा के वजह से ही चुनाव जीती थी। आपको याद होगा दोस्तों 1971 का आम चुनाव और बहुत बहुमत से सरकार बनाई थी केंद्र में। गरीबी हटाओ की राजनीति जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1971 के चुनाव के लिए उत्पन्न किया था, तो किसने किया था? इंदिरा गांधी। इसने कांग्रेस पार्टी की पुनः राजनीतिक शक्ति हथियाने में मदद की। इस नारे में कांग्रेस पार्टी को भारी विजय दिलाई। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी लाई और यह नारा इसको भारी विजय दिलाई, यानी अपना बहुमत का सरकार बनाई दोस्तों। आजकल तो बहुमत का सरकार बनता ही नहीं है, गठबंधन का सरकार है। हमारा केंद्र सरकार में गठबंधन का सरकार है, बिहार में भी गठबंधन का सरकार है। लेकिन उस समय भारी विजय दिलाई कौन? नारा। और इस नारे का उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना दोस्तों। तो इस समाजवादी व्यवस्था माने समाज के लिए जो व्यवस्था है, और इसी नारे के कारण पुनः इंदिरा गांधी सत्ता में आकर प्रधानमंत्री बन गई। तो इसे कहा गया गरीबी हटाओ के राजनीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो गरीबी हटाओ के चलते क्या की थी? सभी राज्य में सीटें जीती और सरकार बनाई और केंद्र में भी सरकार बनाई दोस्तों। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, गरीबी हटाओ यह नारा के वजह से इसने क्या किया था? प्रधानमंत्री बना था। कब? 71 में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, कांग्रेस सिंडिकेट क्या है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं, इंदिरा गांधी को उस समय ये सभी जो बड़े बड़े नेता थे ये सोचे कि नौसिखिया है, मतलब कि इंदिरा नौसिखिया है, इसको हम लोग जब चाहेंगे जब हटा देंगे, हम लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमारा कोई नेता बन जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी एक बार प्रधानमंत्री बन गई तो दूसरों बार भी वो प्रधानमंत्री रहने के लिए बोलने लगी। लेकिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो चाहते थे कि नहीं, अब हम लोग में से कोई नेता बने। लेकिन ये लोग कांग्रेस से
अलग हो गए और ये कांग्रेस के विरोधी हो गए, तो ये क्या हो, कांग्रेस सिंडिकेट इनको कहा गया। आइए कांग्रेस सिंडिकेट का आज से कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ नेताओं के गुट से था। माने इसमें पुराने और वरिष्ठ नेता थे, किसमें, कांग्रेस सिंडिकेट में, जिसने इंदिरा गांधी को सत्ता से वंचित करने, माने इंदिरा गांधी को ये प्रधानमंत्री बनने नहीं देना चाहते थे, तो दल की प्राथमिकता सदस्यता से वंचित कर दिया गया दोस्तों। तो अगर आप आदमी को, जैसे आप मान लीजिए ट्रेन में है, थोड़ा सा बैठाइएगा तो पूरा कुर्सी खोजेगा, धीरे धीरे आपको हटा देगा। तो वही बात हुआ यहाँ पर, इंदिरा को थोड़ा सा कुर्सी दिया गया तो ये पूरा कुर्सी ही संभाल ली। ठीक है दोस्तों, तो आप भी ध्यान से, किसी को ज़्यादा इधर उधर नहीं किया जाता है, सब ध्यान में रखा जाता है, कैसे सोच समझ के चलिए। तो देखिए जैसे इंदिरा को हुआ, कांग्रेस विरोधावाद का क्या अर्थ है, नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व के पतन के क्या कारण थे। तो कुछ कारण भी लिखना है दोस्तों, पहले हम इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद कारण बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद में अगला स्लाइड में है। तो मई 1964 में नेहरू के निधन के बाद, याद हो जाएगा ये तो याद हो गया, नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व का पतन शुरू हुआ, यानी इनके जैसा कोई शक्तिशाली नेता नहीं था, इस वजह से कांग्रेस धीरे धीरे पतन होने लगा। कामराज पार्टी के अध्यक्ष थे, कामराज, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिसके पास पंडित नेहरू जैसा चमत्कारी व्यक्तित्व नहीं था। इनके पास भी जैसे चमत्कारी व्यक्तित्व था, किनके पास, नेहरू जी के पास, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के भी पास में ऐसा नहीं था, लेकिन ये बहुत ही समझदार नेता थे। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को करारी पराजय देकर शास्त्री जी ने अपने भीतरी व्यक्तित्व का परिचय दिया कि नहीं, हम कम नहीं किसी से, हम भी हैं शेर, जैसे थे नेहरू शेर, मैं वैसा हूं शेर। तो इन्होंने किसको हराया, पाकिस्तान को 1965 में। तब इन पर भी विश्वास देश के नागरिकों का होने लगा दोस्तों। लेकिन जनवरी 1968 में उनकी 1900 गलत है यहाँ पर, 66 होगा दोस्तों, 1966 में उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। कामराज पार्टी के अध्यक्ष बने रहे, लेकिन अब पार्टी के पास ऐसा कोई महत्वपूर्ण नेता नहीं था। मतलब इनके पास अब जैसे लाल बहादुर शास्त्री भी मर गए, वो भी मर गए, नेहरू जी, अब इनके पास शक्तिशाली चमत्कारी नेता नहीं था जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभुत्व को बनाए रखे। यही कारण था कि 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा और केंद्र पर कांग्रेस की सत्ता बनी रही, लेकिन राज्यों में उसकी स्थिति डगमगा गई दोस्तों। लेकिन फिर इस डगमगाई हुई स्थिति को सुधारने का प्रयास इंदिरा गांधी ने किया दोस्तों। अगला इसी में का है कारण पतन के क्या कारण है। तो कांग्रेस की पुरानी छवि का अंत हो गया, क्योंकि नेहरू के मृत्यु के बाद नेहरू जैसा छवि का कोई नेता कांग्रेस में नहीं था, जिससे कांग्रेस की पुरानी छवि का अंत हो गया। मतलब जैसी कांग्रेस थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद, फिर से ऐसा कोई नेता आया ही नहीं। इस वजह से कांग्रेस का धीरे धीरे पतन होने लगा। सक्षम एवं प्रभावी नेताओं का अभाव, नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के पास कोई चमत्कारी नेता नहीं था। कामराज एवं उनके बाद निजलिंगपा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन ये भी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पाए दोस्तों। कामराज भी और निजलिंगपा दोनों में से कोई बदलाव नहीं कर पाया, यानी नेहरू जैसा दोबारा इस पार्टी में कोई नेता आया ही नहीं दोस्तों। दूसरा ये हो गया, मतलब सक्षम ने प्रभावी नेता का अभाव रहा। क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस का प्रभाव देश में व्यापक तो था, परंतु बहुत से राज्यों में छोटी छोटी पार्टियां आई जो धीरे धीरे कांग्रेस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया दोस्तों। आज भी कांग्रेस की स्थिति डगमगाई हुई दोस्तों, तो कुछ सुधार की है दोस्तों। तो उसी समय से बहुत ही कांग्रेस का परेशानी झेलना पड़ा है, और फिर 2 बार बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन बार बार फिर गठबंधन का सरकार बनते आ रहा है दोस्तों, बहुत लंबा समय से हमारे भारत देश में दोस्तों। चलिए तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस व्यवस्था की पूर्ण स्थापना का विवेचना करें। तो आपको याद है 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी मरे, तो फिर से आई इंदिरा गांधी।
फिर इंदिरा गांधी धीरे धीरे डगमगाने लगा। का डगमगाने लगा? राज्य में दूसरे की सरकारें बनने लगी, लेकिन फिर इंदिरा गांधी फिर लोकसभा 1970 को भंग करती है और फिर 71 का चुनाव लड़ती है और इसमें क्या लाती है? गरीबी हटाओ के नारा लाती है और फिर से बहुमत प्राप्त करके सरकार कांग्रेस को पुनः सरकार मजबूत कर देती है। वह पूर्ण स्थापना है दोस्तों। सन 1964 में जवाहरलाल नेहरू और सन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के डूबती नैया को रास्ते पर लाने का काम किया। नैया डूब रही थी, कांग्रेस का नैया डूब रही थी, तो नैया को रास्ते पर लाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। कांग्रेस का प्रभुत्व एवं अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का निश्चय किया कि फिर से चुनाव होगा और दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग कर दी गई और मार्च 1971 में चुनाव हुए। और इसी समय पुराने कांग्रेस के नेताओं ने जो अलग पार्टियां बनाई थी, उनके उलट इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर मतदाताओं का सकारात्मक ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया दोस्तों। लेकिन जो सिंडिकेट के नेता इंदिरा गांधी को यहां भी हराने के प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन इंदिरा भी ठान ली थी कि मुझे जीतना है, किसी हाल में जीतना है। और इंदिरा गांधी ने इसी में लाया क्या? गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों। और फिर इसी नारा से उसने चुनाव जीता था, देकर मतदाताओं का सकारात्मक ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जनादेश माने जनता लोग, जनदेश होता है जनता के जनता, देश की जनता इंदिरा गांधी के पक्ष में आया और कांग्रेस व्यवस्था धीरे धीरे पुनः स्थापित होने लगी, जिसका श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। भारत द्वारा पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश का उदय ही हुआ दोस्तों। आपको ये सभी चीजें याद होगा दोस्तों। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, और 3 क्वेश्चन हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बॉम्बे प्लान किसे कहते हैं दोस्तों? तो बॉम्बे प्लान क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। 1938 में, कब? 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन किया। कौन सा कमेटी? राष्ट्रीय नियोजन। सुभाष चंद्र बोस कब? 1938 में क्या किए? राष्ट्रीय नियोजन कमेटी गठन किया। और मुंबई के कुछ बड़े उद्योगपति ने 1964 में अपनी योजना तैयार की। इन्होंने उद्योगपतियों ने योजना बनाया और सरकार के साथ में बैठ के बात हुआ कि हम किस तरह से मुंबई को आगे बढ़ाएं दोस्तों। तो इसी को कहा जाता है कि मुंबई के विकास के लिए जो योजना बना था उसे कहा गया बॉम्बे प्लान। तो जो मुंबई के उद्योग के विकास के लिए था, इसे ही बॉम्बे प्लान कहा गया दोस्तों। तो इसमें ये किसने लाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसके अध्यक्षता में? तो किसके अध्यक्षता में? नेहरू जी के अध्यक्षता में दोस्तों। और व्यापारियों को एक साथ इकट्ठा करके जो व्यापारी थे वो अपना प्लान लाए, योजना तैयार किया और इसे ही कहा गया बॉम्बे प्लान दोस्तों। 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। योजना अवकाश का अर्थ बताइए। योजना अवकाश क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, 1966 से फिर 1967 तक ये 1 वर्ष का योजना चला। फिर 67 से 1968 तक फिर 1 वर्ष का योजना चला। अब फिर 1968 से 1969 तक, यहाँ पर गलती है 69 होगा, 1969 तक फिर 1 वर्ष का, लगातार 3 वर्ष का योजना चला जाए, मतलब 1 वर्षीय योजना चला। इसी को योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। आइए पढ़ के चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्रम में रुकावट पड़ गया, मतलब कि 5-5 वर्ष का योजना पंचवर्षीय योजना बनाया जाता है, लेकिन 2 बार तो चला, 5 दिन 10 बार जब के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन उनकी तीसरी पंचवर्षीय, उनकी मृत्यु के बाद तीसरी पंचवर्षीय आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसमें लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसी की वजह से हुआ था।
तक 1968 से 1969 तक की अवधि को एक वर्षीय योजना चली। तो सब देखिए, एक वर्ष का योजना चला है, एक वर्षीय योजना चली, और 3 वर्षों की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं, और 3 वर्षों की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं। पहले पंचवर्षीय योजना बनता था, लेकिन 3 वर्षीय योजनाएं आई और पंचवर्षीय योजना का क्रम ही टूट गया था। इसलिए इस योजना को योजना अवकाश का नाम दिया जाता है। और फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक चला, माने इसमें कोई रुकावट नहीं आई दोस्तों। तो जब क्या हुआ, 1966 से मर गए थे, तो 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969 एक वर्ष का योजना चला था, जिसे वार्षिक योजना कहा गया दोस्तों। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना लगातार नहीं चलने के कारण इसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग या नीति आयोग क्या है, इसके कार्य को लिखें। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मान के चलिए ना, लिखना क्या है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें हमको प्रॉब्लम है। उस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता दूंगा दोस्तों, और भी सिंपल करने का प्रयास मैं करूंगा। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ। और देखिए, योजना आयोग का नाम अभी इसको भंग कर दिया गया था 2014 में भंग कर दिया गया। और फिर इसका नाम योजना आयोग को नीति आयोग 2015 में रख दिया गया दोस्तों। तो याद रखेंगे, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया। और इस आयोग का पदेन अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, मान जो वर्तमान में प्रधानमंत्री। अभी योजना आयोग के प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो नरेंद्र मोदी हैं। इसके दैनिक कार्य का संपादन उपाध्यक्ष करता है, और केंद्रीय वित्त मंत्री आयोग के पदेन स्वीकार करता है। और इस आयोग के 4 प्रमुख भाग होते हैं। देखिए दोस्तों, इसका अध्यक्षता माने कार्य का संपादन उपाध्यक्ष करेगा, और केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त मंत्री जो विदेश के पैसा वित्त मंत्री उसको कहते हैं, जो रुपया पैसा का देखरेख करता है, तो उसे वित्त मंत्री कहते हैं दोस्त। और इनके कौ भाग हैं, तो 4 भाग है, समन्वय प्रभाग, विषय प्रभाग, विशिष्ट प्रभाग। ये समन्वय हो गया, ये सामान्य हो गया। अब नीति आयोग का क्या कार्य है दोस्तों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद करेंगे। राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास हेतु साझा। देखिए, जब अगर किसी राष्ट्र का विकास करना होता है, तो इसमें राज्य भी मिलता है प्लस केंद्र भी मिलता है, और दोनों मिलकर देश का विकास करते हैं। किसके तहत, नीति आयोग के तहत। आयोग की रणनीति और कार्यों में राष्ट्रीय हितों को शामिल कर, मतलब इसमें राष्ट्रीय कार्य को शामिल किया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय विकास के लिए दीर्घकालीन रणनीति तैयार। अब मान लीजिए कि आपको पता ही है कि योजना आयोग में 5 वर्ष का बनाया जाता था, इस दीर्घकालीन कहते हैं इसको। तो दीर्घकालीन के लिए योजना बनाया जाता है, और भी लंबा समय के लिए योजना इसमें बनाया जा सकता है, 10 वर्ष, 15 वर्ष। और विशेषज्ञों की सहायता से ज्ञान नवाचार और उद्योगों की एक सहायक प्रणाली विकसित किया। अभी उद्योग धंधा में भी इसको ध्यान में रखा जाता है दोस्तों, यानी व्यापारियों से मिलते हैं दोस्तों। जैसे बॉम्बे प्लान कैसे हुआ था, उसी के अनुसार इसमें भी व्यापारी से मिलकर और देश के विकास के बारे में सोचा जाता है। उन्नत तकनीक और क्षमता का, अब देखिए इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे देश का विकास किया जाए। इन सभी 5 कार्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार करती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो क्लास कराया है, आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया होगा। मुझे आशा है, विश्वास है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, अगर कोई भी इस क्वेश्चन में परेशानी है, तो मुझसे अगले कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। कमेंट करके आपको ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।